गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वासु कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। आज हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद को। अभी जो आपके आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें रिवीजन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है कि आप जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको तुरंत रिवाइज कर सकते हैं। इसके साथ हम इन इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स में उन अनुच्छेदों पे चर्चा करेंगे जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर जो वर्तमान में मुद्दे इशू चल रहे हैं हमारे देश में जिनसे रिलेटेड आर्टिकल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। तो उन आर्टिकल्स को आज हम मेन एम्फेसिस देते हुए समझेंगे, जानेंगे। तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पे आज हमारी क्लास है। इससे पहले हमने, वैसे तो हमारा पूरा संविधान ही बहुत इम्पोर्टेंट है, सारे ही अनुच्छेद, सभी आर्टिकल, पूरे भाग सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है उन आर्टिकल पे आज हमारा मेन एम्फेसिस रहेगा। देखिए, इससे पहले हम प्रस्तावना को डिटेल में पढ़ चुके हैं, प्रस्तावना को डिटेल में पढ़ चुके हैं, साथ ही प्रस्तावना से पूछे गए क्वेश्चंस भी हमने लगा लिए हैं। इसके बाद आर्टिकल 1 भाग 1 के अनुच्छेद 1 से लेकर के आर्टिकल 51 तक को हमने एक ही क्लास में समझने का, याद करने का प्रयास किया था। आई होप आपने वो क्लास देख ली है। अगर अभी तक ये वाली क्लास जिसमें हमने अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक को पढ़ा था, अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को जरूर देख लेना, भाग 4 तक। इसके बाद हमने मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, भाग 4 के, जिसके तहत आर्टिकल 51 के या 51A, इसको भी हमने पढ़ लिया है और इससे पूछे गए क्वेश्चंस भी हमने लगा लिए थे। देखिए, इन भाग की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है प्रस्तावना से, आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक से और हमारे मूल कर्तव्य से। आप कोई भी पेपर जिसमें संविधान से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पेपर को आप उठा के देखोगे तो आपको मिलेगा कि इस वाले पार्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट भाग है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 के, और इसके अलावा प्रस्तावना, प्रियम्बल, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो इनको हमने डिटेल में पढ़ लिया है, इनसे पूछे गए क्वेश्चंस भी हमने लगा लिए हैं। आज हम भाग 1 से लेकर के भाग 22 तक जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, जहां से या तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, या फिर पूछे जाने की संभावना है। जैसे आर्टिकल 245, अभी हमारी सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिया है, तो कौन से अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि संसद ऐसा कर सकती है। तो ऐसे वाले मुद्दों से जो आगामी आपके एग्जाम होने वाले हैं उनमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्टिकल 338 से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन वाले आर्टिकल्स पे हमारा आज मेन एम्फेसिस रहेगा। आज की हमारी क्लास बाइलिंगुअल है और हम सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करेंगे। देखिए, भाग 1 को हमने याद किया था जब आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक की क्लास को हमने पढ़ा था। उस समय भाग 1 बात करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो जब टेरिटरी की बात कर रहा है भाग 1, और हम हमेशा टेरिटरी को बताते हैं डायरेक्शन से, तो हमारी मेन डायरेक्शन 4 हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो हम किसी भी टेरिटरी को दिशाओं से बताते हैं, डायरेक्शंस का यूज करते हैं। तो हमारी मेन डायरेक्शन 4 हैं। ठीक उसी तरह भाग 1 में भी 4 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। तो ये ध्यान रह जाएगा, क्योंकि भाग 1 से लेकर के भाग 4 के तक तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से भाग में कितने अनुच्छेद दिए गए हैं
और कौन से भाग में कहाँ से अनुच्छेद शुरू होते हैं और कहाँ पे समाप्त होते हैं, खत्म होते हैं, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद हैं, क्योंकि किसी भी माइक्रो लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमें तो हर लेवल पे तैयार होना है। देखिए भाग 1 जिसमें 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, ध्यान कैसे रहेगा, मेन डायरेक्शन 4 होती है, तो भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं। पहला अनुच्छेद बात करता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। हमारा जो भारत है वो राज्यों का संघ है, और ये जो राज्य शामिल हुए हैं संघ में, ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है। तो अनुच्छेद 1 से क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें भारत और इंडिया दोनों ही नाम दिए गए हैं। तो ये है आर्टिकल 1 जिसमें इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये बात कही गई है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 3 की, क्योंकि हम सभी आर्टिकल्स को नहीं पढ़ने वाले हैं। देखिए आर्टिकल 3 बात करता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। संसद ऐसा कर सकती है, संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य की सीमा को घटा सकती है, किसी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है, ये पावर है संसद के पास। राष्ट्रपति उस विधानसभा से उनकी मत या राय जरूर जानते हैं। राष्ट्रपति उस संबंधित विधानसभा को विधेयक भेजते हैं और उनकी राय या उनका क्या मत है ये जानते हैं। जैसे आर्टिकल 3 के लिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल हैं हमारे पास। अभी आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना को अलग करके नया राज्य बनाया था, तो ये आर्टिकल 3 के तहत संसद ऐसा कर सकती है। इसके बाद देखिए अभी जैसे बात चल रही है कि मध्य प्रदेश का नाम बदलने की, तो नाम में भी परिवर्तन संसद कर सकती है, लेकिन राष्ट्रपति उस संबंधित विधानसभा से जिसके राज्य में परिवर्तन कर रहे हैं, उस संबंधित विधानसभा से उनकी राय या मत जरूर जानते हैं। देखिए इसमें 5th अमेंडमेंट किया गया था, 5वां संविधान संशोधन। ये क्यों किया गया था? संविधान संशोधन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। 5वां संविधान संशोधन किया गया था कि राष्ट्रपति विधेयक को जब संबंधित विधानसभा से मत या राय जानने के लिए भेजते हैं, तो उस पे समय सीमा भी निर्धारित करके भेजते हैं। ये प्रावधान किया गया था 5वें संविधान संशोधन के द्वारा, 5th अमेंडमेंट के द्वारा। इससे पहले क्या होता था कि विधानसभा ऐसे मामलों को खुद के पास लंबित रख लेती थी, लेकिन अब ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति उस पे समय सीमा निर्धारित करके भेजते हैं कि आप अपनी राय इतने समय में दे दीजिए, बता दीजिए। यदि वो विधानसभा उस निर्धारित समय में अपनी राय या अपना मत नहीं देती है, तो फिर उसे स्वतः पारित मान लिया जाता है कि भाई हमने मान लिया, आपकी तरफ से यस है। तो अभी ये वाली बात मैं यहीं पे क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग में चीज़ें एंटर करवानी है। कारण समझिए, अभी हम बात कर रहे हैं आर्टिकल की, इम्पोर्टेंट आर्टिकल। इसके बाद की जो क्लास है वो हमारी रहेगी अभी तक हुए हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स, हमारे संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं, तो उन मुख्य संविधान संशोधन पे हमारी नेक्स्ट क्लास है। तो इसीलिए जब हम फिर से 5th अमेंडमेंट को देखेंगे तो आर्टिकल 3 की बात होगी। तो यहाँ पे भी आर्टिकल 3 आपको ध्यान करना है और साथ में 5th अमेंडमेंट भी। अब जब फिर से अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो ये चीज़ें फिर से रिकॉल होंगी और लास्ट में आपको लगेगा कि सारी चीज़ें एक ही तो थी, लेकिन हाँ उनको अपने दिमाग में फिट करने के स्टेप्स हैं। एक एक स्टेप करके हम इन चीज़ों को अपने माइंड में एंटर करने वाले हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे देख लिया 5th अमेंडमेंट, और राष्ट्रपति उस विधानसभा से उनकी राय या उनका मत जरूर जानते हैं। इसके बाद देखिए भाग 2। अब मैंने कहा कि हमें सभी भागों के ये भी याद करना है कि कौन से भाग में कितने अनुच्छेद हैं। तो भाग 1 तो हमने देख लिया, भाग 1 इसमें अनुच्छेद हैं 1 से लेकर के 4 तक। अब ये तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड हो गया है कि भाग 2 जो है वो शुरू होने वाला है 5वें आर्टिकल से। 5th आर्टिकल से भाग 2 की शुरुआत होगी। खत्म कहाँ पे होगा? देखिए भाग 3 को हमने इससे पहले वाली क्लास में याद किया था,
भाग 3 मल्टीप्लाइड बाई 12, इतना आपको ध्यान रखना है। सिर्फ ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे 3 इंडिकेट कर रहा है भाग को और 12 इंडिकेट कर रहा है आर्टिकल को, अनुच्छेद को। यानी भाग 3 जो है वो शुरू होता है आर्टिकल 12 से, 12 आर्टिकल से स्टार्ट होता है, यानी भाग 2 समाप्त होगा 11वें आर्टिकल पे। तो आर्टिकल 2 में 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। जब हमने भाग 1 में बात की है कि क्षेत्र की, भारत का राज्य क्षेत्र, तो दूसरे भाग में हम बात करने वाले हैं उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की, यानी नागरिकता की, सिटीजनशिप की। शुरू के जो भाग हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। तो आप सोचिए, भाग 1 भारत का राज्य क्षेत्र, इसके बाद नागरिक। भाग 3 में उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं, तो भाग 3 बात करता है मूल अधिकार की। और इसके बाद भाग 4 बात करता है राज्य नीति के निदेशक तत्व, यानी हमारे राज्य के, हमारे देश के, हमारी सरकार के क्या कर्तव्य हैं, कौन से ड्यूटीज हैं उनकी। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 4 के, जिसके अंदर आते हैं मूल कर्तव्य, जो कि सरकार के कर्तव्य, देश के कर्तव्य के बाद में व्यक्तियों के क्या कर्तव्य हैं। तो ये सारे भाग एक दूसरे से रिलेटेड है। आई होप आपको ध्यान रहेंगे। देखिए यहाँ पे 12 इंटू 3 हमने याद कर लिया, इज इक्वल टू होता है 36 से शुरू हो जाता है भाग 4। तो ये कौन से भाग में कितने अनुच्छेद हैं ये याद करना आसान है। और 36 से लेकर 51 तक है भाग 4। और भाग 4 के, जिसमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं, वो है आर्टिकल 51 के अंदर। अब हम देख लेते हैं भाग 2, जिसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 11 कहता है कि संसद को नागरिकता के अधिकार के लिए विधि बनाने का अधिकार है, या संसद विधि बना सकती है। हमारी जो पार्लियामेंट है वो नागरिकों के लिए विधि, कानून, नियम बना सकती है, ऐसी पावर संसद को दी गई है। अनुच्छेद 11 इंपॉर्टेंट है अभी आने वाले एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। अब देखिए भाग 3, जो कि वैसे तो पूरा भाग ही याद होना चाहिए, 12 से लेकर के 35 तक सारे अनुच्छेद याद होने चाहिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको तो एटलीस्ट हम याद कर लें। देखिए भाग 3 12 से लेकर 35 तक, ये हमें कैसे याद करना है ये अभी हमने देख लिया। भाग 3 में है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, जो हमें दिए गए हैं भारत देश के नागरिक होने के नाते। एक होते हैं मूल अधिकार, एक होता है मानव अधिकार। देखिए मानव अधिकार हमें प्राप्त होते हैं मानव होने के नाते, क्योंकि हम मानव हैं इसलिए हमें मानव अधिकार मिलते हैं, ह्यूमन राइट्स मिलते हैं। लेकिन मूल अधिकार मिलते हैं किसी पर्टिकुलर देश के नागरिक होने के नाते। जैसे यदि कोई भारत का व्यक्ति अमेरिका में जाकर के ये कह दे कि मुझे तो अमेरिका के लोगों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो भी एक्सरसाइज करने हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने अपने देश के निवासियों को जो फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं वो अमेरिका के नागरिक होने के नाते दिए गए हैं। हाँ, भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका में जाकर के ह्यूमन राइट्स की डिमांड कर सकता है, मानव अधिकार। अब देखिए यहाँ पे इतनी बात तो समझ आ गई कि मानव अधिकार में देशों की सीमाएं जो हैं वो बाधा नहीं होती हैं, यानी मानव अधिकार मानव होने के नाते प्राप्त है और वो सभी देशों में प्राप्त है। ऐसा नहीं कर सकता कोई भी देश कि भाई मानव होने के नाते जो अधिकार, मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स हैं उनको छीन लिया जाए, कभी नहीं। हाँ, मूल अधिकार उसी देश के नागरिक होने के नाते प्राप्त होते हैं, ये सभी देश के नागरिकों को नहीं दिए जा सकते। देखिए आर्टिकल 12 कहता है राज्य की परिभाषा। जैसे ही मूल अधिकार शुरू होते हैं तो वैसे ही सबसे पहला अनुच्छेद है राज्य की परिभाषा, यानी आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दी गई है किसकी? स्टेट की। स्टेट को डिफाइन किया गया है। ये क्यों आवश्यकता महसूस हुई कि जब बात मूल अधिकारों की चल रही है तो सीधे ही हमारे अधिकार देने शुरू कर देने चाहिए थे। देखिए पूरे मूल अधिकारों में बार बार ये शब्द मिलता है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा,
राज्य को निषेध किया जाता है, जैसे राज्य धर्म, जाति, भाषा इनके आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, तो बार बार राज्य को रोका गया है। तो सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि आखिर ये राज्य क्या है, ये क्या बला है, ये तो डिफाइन कर दिया जाए पहले कि राज्य क्या है। तो देखिए, भारत सरकार, हमारी संसद, राज्यों के अंदर जो विधानमंडल हैं और राज्य की जो सरकार है, ये सभी क्या हैं, राज्य हैं। स्टेट्स की लेजिस्लेचर की बात कर रही हूं मैं। देखिए, बार बार राज्य वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। एक राज्य होते हैं जैसे यूपी, एमपी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ये क्या है, स्टेट हैं, राज्य हैं हमारे। और एक राज्य बार बार भारत के लिए इंडिकेट किया जाता है। भारत को हमारे संविधान में बार बार राज्य शब्द से डिफाइन किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राज्य की परिभाषा कौन सी है, ब्रॉड सेंस वाली, देश के सेंस में कि राज्य क्या है। राज्य है भारत सरकार, हमारी संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा। इसके अलावा राज्यों में जो विधानमंडल है, राज्यों की जो सरकार है, इसके अलावा भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाली सभी अथॉरिटीज, सभी बॉडीज क्या हैं, राज्य हैं। जो कि बार बार हमें देखने को मिलता है कि राज्य को रोका गया है, मूल अधिकारों के तहत निषेध किया गया है राज्य को। तो सबसे पहले डिफाइन कर दिया राज्य क्या है। तो भारत सरकार क्या है, राज्य है। अब देखिए, आर्टिकल 12 में तो डिफाइन कर दिया है राज्य को। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। यानी भारत में कानून के सामने सभी बराबर हैं। और ये अनुच्छेद और आर्टिकल 17 बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 14 जो है वो बात करता है सभी के लिए एक समान कानून है, विधि के सामने, कानून के सामने सभी भारतीय बराबर हैं, इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 17 तो एसएससी का तो ये फेवरेट आर्टिकल है। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत करेगा राज्य। बार बार राज्य शब्द आता है इन सभी मूल अधिकारों में, इसीलिए 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। अस्पृश्यता का, अनटचेबिलिटी का अंत करेगा राज्य, ऐसा राज्य को करने के लिए कहा गया है। और देखिए, अस्पृश्यता का अंत राज्य करेगा और हमें मूल अधिकार मिला है अस्पृश्यता का अंत, यानी कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी जैसी कोई भी काम नहीं कर सकता, यानी छूने के लिए मना नहीं कर सकता, या फिर जैसे छुआछूत को बढ़ावा नहीं दे सकता है। तो छुआछूत, क्योंकि ऐसा आर्टिकल इसलिए जोड़ा गया क्योंकि हमारे आज़ादी से पहले और इवन आज़ादी के बाद तक भी, जब संविधान लागू हो गया उसके बाद भी हम सभी जानते हैं कि प्रैक्टिकल अगर हम देखें, हम आम जनजीवन को देखें, तो उसमें छुआछूत जैसी चीज़ें आज तक भी पूरी तरह से हट नहीं पाई हैं। ये जो उच्च जातियाँ, निम्न जातियाँ, इनमें बहुत ज़्यादा छुआछूत जैसी जो प्रॉब्लम है वो आज भी है। तो इसे ख़त्म होना ही चाहिए, इसके लिए बिल्कुल कानून है। देखिए, भाग 3 के तहत ही अनुच्छेद 19। अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि जब हम मूल अधिकारों की बात कर रहे हैं तो हमें कितने मूल अधिकार दिए गए हैं। तो हमारे संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए थे, 7। लेकिन आर्टिकल 31 और इसके अलावा आर्टिकल 19(1)(f) या 19(1)(च) इसको हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को हमारे मूल अधिकार से हटा दिया गया है 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। जब जनता दल की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उस समय 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया और आर्टिकल जोड़ दिया 300A। और संपत्ति का जो अधिकार था, जो यहाँ पे भी दिया गया था, जिसे अब निश्चित कर दिया गया है, इसको जोड़ दिया लीगल राइट में, वैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया संपत्ति के अधिकार को 300A के तहत, 300A के तहत। तो ये तो हम बात कर रहे थे कि भी पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, अभी वर्तमान में हमारे पास हैं 6 फंडामेंटल राइट, 6 मूल अधिकार हैं हमारे पास। कौन कौन से? सबसे पहले है समता का अधिकार,
अभी हम याद कर रहे हैं कि कौन से अधिकार में कितने अनुच्छेद आते हैं, क्योंकि ये भी याद होना चाहिए। वैसे हम इस बात को आर्टिकल 1 से 51 तक वाली क्लास में बहुत अच्छे से याद कर चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर देख लेते हैं। समता का अधिकार सबसे पहले ये है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर के 22 तक। इसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23 और 24 के अंदर। इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता हमें दी गई है आर्टिकल 25 से 28 के अंदर। फिफ्थ हमारा राइट है, यहां मेंशन कर लेते हैं, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, और ये दिया गया है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंदर। अब हमारा एक बच गया है सिक्स्थ फंडामेंटल राइट। सिक्स्थ फंडामेंटल राइट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मूल अधिकार हमें दिए गए हैं और ये है आर्टिकल 32 में। अब देखिए आर्टिकल 30 के बाद संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। 44th अमेंडमेंट 1978 मुख्य संविधान संशोधन को पढ़ते समय हम फिर से ये बात रिपीट करेंगे, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे सिर्फ हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उनके तहत ये जान लेते हैं कि कौन से अधिकार में कितने अनुच्छेद दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समता, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी में 5 अनुच्छेद दिए गए हैं। हमने याद कैसे किया था कि जैसे हमारे भारत में समता है हमारे हाथ के जैसी, कि हमारा हाथ देखिए सारी उंगलियां और हमारा जो थंब है वो एक साथ हैं और यूनिटी को शो करते हैं, राइट। लेकिन क्या सारी फिंगर हमारी इक्वल हैं, बराबर हैं? नहीं, कोई फिंगर छोटी है, कोई थोड़ी बड़ी है। और ये है हमारे हाथ की खूबसूरती के लिए कि हमारा हाथ बहुत प्रॉपर मैनर में हम वर्क कर सकें, इसलिए इसे ऐसा डिज़ाइन किया गया है नेचर के द्वारा। तो ठीक वैसे ही हमारे यहाँ समता जो है वो हमारे हाथ की खूबसूरती जैसी है, और ठीक इसी तरह 5 अनुच्छेद हैं राइट टू इक्वलिटी के तहत। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। याद कैसे रखना है? सबसे पहले समता, और समता है हमारे हाथ की खूबसूरती की तरह, तो इसीलिए 4 फिंगर और 1 थंब, 5 हमारे अनुच्छेद हैं राइट टू इक्वलिटी, समता के अधिकार के तहत। अब दूसरा, समता के बाद बात आती है स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता को हमने याद किया था फ्री वर्ड से, कि फ्री होना चाहते हैं हम, स्वतंत्र होना चाहते हैं। समता के बाद है स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम को हमने देखा था फ्री से। फ्री में 4 लेटर्स हैं, देखिए FREE। इसको इसीलिए स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें 4 अनुच्छेद हैं, 19, 20, 21 और 22। अब जब समता मिल जाती है, स्वतंत्रता मिल जाती है, तो ये डर, ये भय बना रहता है कि कोई किसी का शोषण ना कर ले, क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का नाजायज फायदा भी तो उठा सकता है। तो आप देखिए कि जो तीसरा हमारा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और एक्सप्लॉइट कोई किसी को कैसे कर सकता है? हमने याद किया था गन से। कोई किसी को गन पॉइंट आउट करके किसी का शोषण कर सकता है। और गन में 2 आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल 23 और 24, ये 2 अनुच्छेद हैं जो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं हमें भारत के नागरिक होने के नाते। अब बात करते हैं 4th हमारा जो अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे देश में हमारे भारतीय नागरिक
किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यानी हमें मूल अधिकार दिया गया है धर्म की स्वतंत्रता का। और धर्म को हम कैसे ध्यान करते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम चार ये बार बार बोलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। तो धार्मिक स्वतंत्रता के 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, 25, 26, 27 और 28। इसके बाद बात आती है 5th, हमारा जो राइट है वो है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट हमारा। तो एजुकेशन को हम शो करते हैं विक्ट्री से। कोई भी स्टूडेंट जब अच्छे मार्क्स लेकर आता है या किसी एग्जाम में सफलता हासिल करता है तो वो विक्ट्री शो करता है। तो विक्ट्री में है 2 आर्टिकल, ठीक उसी तरह 29 और 30 ये बात करते हैं शिक्षा और संस्कृति के अधिकार की। इसके बाद जो हमारा 6th फंडामेंटल राइट था, संपत्ति का अधिकार, उसे अबॉलिश कर दिया है, खत्म कर दिया है, निरसित कर दिया है। इसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अभी वर्तमान में हमारा 6th राइट है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हैं आर्टिकल 32 के अंदर। ये भी अपने आप में एक मूल अधिकार है। कैसे कि यदि मूल अधिकारों का कोई संरक्षण करने वाला नहीं है तो मूल अधिकार देने और ना देने में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। यानी अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधे जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को ये जिम्मेवारी दी गई है कि सभी भारतीयों के मूल अधिकारों को संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, उन्हें बनाए रखना, ये पावर, ये जिम्मेवारी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे सुप्रीम कोर्ट की। और इसीलिए जैसे ही किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का शोषण होता है, हनन होता है, वो तुरंत जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। तो ये अपने आप में सबसे प्यारा, सबसे अनोखा फंडामेंटल राइट है, जिसके अगर आर्टिकल 32 नहीं होता तो बाकी मूल अधिकारों के होने या ना होने से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थे हमारे 6 अधिकार जो कि कभी भी पूछे जा सकते हैं, और कौन से अधिकार में कहां से कहां तक अनुच्छेद है ये भी पूछा जा सकता है। तो जो लाइन अभी मैंने बताई हैं, आप एक बार खड़े होकर के, और यानी खड़े होकर के अपने रूम में बैठ करके, सो करके, जैसे आपको ठीक लगता है, एक बार उनको ठीक इसी मैनर में मनन कर लेना, रिकॉल कर लेना। इससे आप फिर कभी नहीं भूलोगे कि कौन से अनुच्छेद में, कौन से अधिकार में कहां से कहां तक अनुच्छेद दिए गए हैं, ये बात आप नहीं भूलोगे। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारी क्लास चल रही है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। तो देखिए, ये सारी बातें हमने की थी। एक तो 19(1)(च) क्यों निरसित कर दिया गया है, और दूसरा क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, आर्टिकल 19। देखिए, आर्टिकल 19 बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। एक अनुच्छेद अगर आपको याद रह जाता है तो इसमें बाकी सारे सीक्वेंस ऑटोमेटिक जनरेट होता है। जैसे देखिए, दिखने में ये आर्टिकल सबसे बड़ा लगता है और यूँ लगता है कि अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया, क्वेश्चन बीच के किसी आर्टिकल से पूछ लिया, कैसे याद रहेगा? बहुत आसान है। देखिए, अनुच्छेद 19 बात करता है वाक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता के अधिकारों का संरक्षण सभी नागरिकों के लिए। 19(1)(a) ये बोलने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। सबसे पहले 19(1)(a) बात करता है हमारे बोलने की आज़ादी की, हमारी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। हम बिना बोले भी अपनी बात की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, मौन रह करके, कार्टून बना करके, स्लोगन बना करके, कुछ लिख करके। तो इस तरह की अभिव्यक्ति भी किसके तहत आती है? 19(1)(a) के तहत। तो सबसे पहले हमें बोलने की आज़ादी दे दी गई है। अब आप सोचिए कि हम बोलेंगे कहाँ? भाई, घर पे तो बोलने की आज़ादी है ही हमें, प्राइवेट प्लेस पे अगर हम हैं तो बोलने की आज़ादी है। बात है पब्लिक प्लेस की, तो शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है। सबसे पहले दे दिया है हमें कि बोलने की स्वतंत्रता है। इसके बाद 19(1)(b) के अंदर दिया गया है कि बोलेंगे कहाँ भाई? सम्मेलन में बोलेंगे हम तो शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है मूल अधिकारों के तहत। अच्छा, सम्मेलन कब किया जा सकता है? सम्मेलन तभी हो सकता है जब हमारे पास कोई यूनियन है, जब हमारे पास कोई एसोसिएशन है।
तो एसोसिएशन या यूनियन या संघ बनाने का भी अधिकार दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले बोलने की आज़ादी है। बोलेंगे कहाँ? किसी सम्मेलन के अंदर। तो शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है, अशांतिपूर्ण नहीं कि गन लेकर शस्त्र लेकर पहुंच गए और हम ये कहें कि हमें तो 19(1) भी दिया गया है तो हम सम्मेलन कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है। सम्मेलन कब करेंगे? जब हमारे पास कोई यूनियन, कोई एसोसिएशन, कोई संघ होगा तो बिल्कुल संघ बनाने का अधिकार दिया गया है। अब संघ बनाने के बाद क्या हम 24/7 संघ में ही रहेंगे, उसी एसोसिएशन यूनियन में ही बैठे रहेंगे? नहीं, हम कहीं से कहीं तक आएंगे जाएंगे भी। तो आने जाने का भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण करने का अधिकार है। यानी अगर हम भारत के राज्यों में घूमना चाहें, कहीं से कहीं तक आना जाना चाहें, हमें स्वतंत्रता है, हमें रोका नहीं जाता है। हाँ, बशर्ते हम इल्लीगल वेपन्स या इल्लीगल वस्तुओं को लेकर के ना चल रहे हों। वो देखिए 19(1) के क्लॉज हम पढ़ रहे हैं, ABCDEF को निश्चित कर दिया है और G। इसके बाद 19(2) से शुरू हो जाते हैं युक्त प्रतिबंध। तो वो भी बहुत आसान है। देखिए, इसके बाद ठीक है, हमने बोलने की आज़ादी है। बोलेंगे कहाँ? सम्मेलन में। सम्मेलन कब होगा? जब हमारा कोई संघ होगा। संघ में आने जाने का अधिकार भी दे दिया। अब देखिए, संघ में आएंगे जाएंगे कहाँ से? भाई, हमें घर बनाने की, बसने की भी स्वतंत्रता चाहिए, बिल्कुल दी गई है। 19(1) के अंदर निवास करने की, बस जाने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद देखिए, सीक्वेंस बहुत प्यारा था। भाई, निवास करने और बस जाने के लिए पैसे तो चाहिए। तो देखिए, ये वाला निश्चित कर दिया, वरना सीक्वेंस बिल्कुल प्यारा ही था। तो यहाँ पे पैसे की, संपत्ति की बात थी, जिसे हटा दिया गया है। लेकिन देखिए, संपत्ति भी कब बनती है? जब हम कोई व्यापार, कारोबार करते हैं। बिना काम किए तो संपत्ति बन नहीं सकती है। तो देखिए, व्यापार करने की, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन अपनाने की, व्यापार करने की, कारोबार करने की, ये भी स्वतंत्रता दी गई है। तो इनका सीक्वेंस बहुत प्यारा जनरेट होता है, बशर्ते आपको एक याद रह जाए कि 19(1) कहता है बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें दी गई है। बोलेंगे कहाँ? सम्मेलन के अंदर। सम्मेलन कब होगा? जब हमारे पास कोई एसोसिएशन, कोई संघ होगा। संघ है तो सारे दिन हम संघ में नहीं रह सकते, हमें कहीं से कहीं तक आने जाने की भी स्वतंत्रता चाहिए। आएंगे जाएंगे कहाँ से? घर से। तो हमें निवास करने की, बसने की स्वतंत्रता चाहिए। और बसेंगे कब? जब संपत्ति है, लेकिन संपत्ति को हटा दिया है। इसे ऐसे ही याद रखना है ताकि ये निश्चित जो किया गया है, खत्म जो किया गया है, वो भी आपको ध्यान रहे कि कौन सा आर्टिकल खत्म किया गया है। तो 19(1) को खत्म किया गया है। अच्छा, संपत्ति को खत्म कर दिया, लेकिन संपत्ति अर्जित कब कर सकते हैं? जब हम व्यापार करें, कारोबार करें। तो इसकी भी आज़ादी है। अब देखिए, ठीक इसी मैनर में इन पे प्रतिबंध हैं। सबसे पहले प्रतिबंध लगा देते हैं 19(2) के तहत बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कब? अगर हमारे देश की रक्षा, सुरक्षा की बात हो, यदि हमारे बोलने से हमारे इंटरनेशनल रिलेशन खराब हो रहे हों, तो ऐसी अभिव्यक्ति को रोका जा सकता है। किसके तहत? 19(2) के तहत। ठीक है। इसके बाद देखिए, शांतिपूर्ण सम्मेलन को रोका जा सकता है 19(3) के तहत। इन पे तुरंत ही युक्त आधार पे प्रतिबंध है। 19(3) के अंदर शांतिपूर्ण सम्मेलन पे रोक लगाई जा सकती है और आधार वही है कि भाई देश की सुरक्षा का मामला, आंतरिक अशांति अगर चल रही है हमारे सम्मेलन करने से, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। या फिर कोई व्यक्ति सम्मेलन के अंदर भड़काऊ भाषण दे रहा है जिससे जनता उग्र हो रही है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। इसके बाद संघ बनाने पे 19(4) के तहत रोक लगाई जा सकती है कि यदि जो एसोसिएशन हमने बनाया है वो देश के विभाजन का काम कर रहा है, तो ऐसे एसोसिएशन का क्या काम है, तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके बाद देखिए, डी और ई, इन पे है 19(5) के तहत प्रतिबंध कि हमारे संचरण यानी हमारे आने जाने और हमारे निवास करने पे भी, बस जाने पे भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है 19(5) के तहत। अब देखिए, 19(1) F को निश्चित कर दिया है। 19(1) G,
6 के तहत इस पे प्रतिबंध है। तो सिर्फ 2 आर्टिकल एक साथ हैं, बाकी युक्त आधार पे तुरंत प्रतिबंध भी हैं। तो आई होप आर्टिकल 19 अब आप नहीं भूलोगे, और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एसएमएस की स्थिति बन जाती है एग्जाम हॉल में, जब 19(1) घ लिख करके कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर ऑप्शन में ये दे देते हैं क ख ग घ या च या छ, तो फिर दिमाग पूरा घूम जाता है किसमें क्या था। इसलिए वहां पे तुरंत अपने दिमाग में फर्स्ट ए से लेकर के और एफ तक को तुरंत रिकॉल, जी तक को तुरंत रिकॉल कर लो, तो फिर ऑप्शन गलत हो ही नहीं सकता। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 21। ये आर्टिकल तो सबसे प्यारा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट देते समय बार बार इस आर्टिकल की इतनी बार व्याख्या की है, और ये बहुत ब्रॉड सेंस में है। कैसे? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए शुद्ध हवा में सांस लेना भी आर्टिकल 21 के तहत हमारा मूल अधिकार है। अच्छा भोजन करना, इसके अलावा स्वच्छ पानी हमें प्राप्त होना चाहिए, यह हमारा मूल अधिकार है। तो ये इतना ब्रॉड है, तो आर्टिकल 21 पता होना ही चाहिए। लाइफ विद डिग्निटी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी जीवन हमारा जो है वो गरिमा में होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 21 कहता है। अभी हमने देखा था धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार 25, 26, 27 और 28 में हैं। तो आर्टिकल 25 कहता है धर्म का आचरण, क्योंकि आर्टिकल 25 सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। धर्म का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। अगर हमारा मन करता है कि हम नमाज अदा करें तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। हमारा मन करता है हम चर्च में जाएं, हम जा सकते हैं। हमारा मन कर रहा है पूजा पाठ करने का, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी धर्म का आचरण करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। इसके अलावा हम हमारे धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। ऐसी स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 25 के तहत दी गई है। हाँ, बहुत बार इन अनुच्छेद का यूं लगता है कि मिसयूज हो रहा है, तो ऐसी जब स्थितियां चल रही हों तो ऐसे अनुच्छेदों से क्वेश्चन पूछा जाना बहुत स्वाभाविक होता है। तो आपको 25 पता होना चाहिए। आर्टिकल 32, क्योंकि सबसे शानदार आर्टिकल है ये तो। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट। भाई जो अधिकार हमें दिए गए हैं, यदि उनमें कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई दिक्कत आती है, यदि वो लागू नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में उपचार करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के हनन होने पे रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 35 कहता है कि यदि मूल अधिकारों को प्रभावी बनाना है तो संसद कानून बना सकती है। जैसे अस्पृश्यता का अंत हमें करना है, छुआछूत का अंत हमें करना है। आर्टिकल 17 में ये बात लिख दी कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, ये मूल अधिकार है कि कोई किसी के साथ छुआछूत जैसा व्यवहार ना करे। लेकिन इसके लिए सरकार को नियम कानून तो बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज हम किसी को छुआछूत जैसे करने पे, व्यवहार करने पे दंड कैसे देंगे। तो इसीलिए संसद नियम बना सकती है, कानून बना सकती है मूल अधिकारों को लागू करने के लिए। यानी इस भाग के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए संसद नियम कानून बना सकती है। अब बात करते हैं भाग 4। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाग 3 में मूल अधिकारों का हनन होने पे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जाया जा सकता है। अभी जब हम हाई कोर्ट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे उसमें 226 भी आ जाएगा। लेकिन भाग 4 के किसी अनुच्छेद के लिए किसी भी न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। ये ध्यान रखना है कि नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए कभी भी किसी भी न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, क्योंकि इसकी परिकल्पना की गई थी कि भाई जैसे जैसे राज्य सशक्त होगा, यानी हमारा देश जैसे जैसे सशक्त होगा, जैसे जैसे विकास करेगा, वैसे वैसे ये सारे कर्तव्य राज्य पूरे करते जाएगा, और राज्य ऐसा कर भी रहा है। तो ये राज्य के एक्चुअल में कर्तव्य हैं, और डीपीएसपी को हम देखते हैं पिता और पुत्र की भूमिका में,
कि भाई हर पिता चाहता है कि उसके पुत्र को, उसके बेटे को हर तरह की सुख सुविधाएं मिले। ये हर दुनिया का बाप चाहता है ना। लेकिन यदि उस पिता के पास संसाधन नहीं है, यदि किसी कारणवश वो ऐसा नहीं कर सकता, तो क्या पुत्र उसके लिए न्यायालय में चला जाएगा कि भाई मेरे पिता ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया? कभी नहीं। तो ठीक वैसे ही इनके लिए, डीपीएसपी के लिए कभी भी किसी कोर्ट में नहीं जाया जा सकता कि भी सरकार ने तो लिख रखा है कि ऐसा करेंगे लेकिन कर ही नहीं रही है तो हम कोर्ट पहुंच गए, ऐसा नहीं है। तो ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। देखिए भाग 4 जो है वो 36 से शुरू हो रहा है। हमने सिर्फ एक ही चीज याद की थी, भाग 3 मल्टीप्लाइड बाई 12। बस जैसे ही 36 इसका आंसर आया, भाग 4 शुरू हो गया। भाग 4 में सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का गठन। राज्य का कर्तव्य है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और इसीलिए हमारा जो संविधान संशोधन 73 और 74th अमेंडमेंट हुए थे वो इसी के नाते किए गए थे। देखिए आर्टिकल 44, आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायतों का गठन करना राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान सिविल संहिता। वैसे तो हमारे देश में कानून के सामने सभी बराबर हैं, सबके लिए एक समान कानून है, लगभग यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेकिन तलाक, विवाह, संपत्ति, ऐसे कुछ नियम हैं अलग अलग धर्मों में जिनको अभी तक सभी नागरिकों के लिए एक करने का प्रयास सरकार कर रही है, किया नहीं गया है। तो इसीलिए हम बढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ। आर्टिकल 54 ध्यान रखना है क्योंकि 3 तलाक वाला मसला काफी चर्चा में रहा था, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्टिकल 48, देखिए आप अगर 2014 इस गवर्नमेंट के और 2021 अभी तक के कामों को और जिन पे जहां जहां देश में इशू हुए थे उनसे रिलेटेड अनुच्छेद अगर आप देख लेते हैं तो एग्जाम हॉल में वैसे भी वहीं से पेपर रहता है, लगभग अनुच्छेद उसी सेगमेंट से पूछे ही जाते हैं जो मुद्दे रहे हमारे देश में। तो ये थोड़ी सी टेक्टिक होती है कि एग्जाम को या क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा प्रिडिक्ट कैसे किया जाए, ठीक है। आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 बात करता है कि राज्य का कर्तव्य है कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना, उनमें नवाचार लाना, वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करना। ये बात 48 में है। 48A, ये कैपिटल ए है, ये है 48A क्योंकि इसे अमेंडमेंट के द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार ने जोड़ा था। देखिए 48A है राज्य पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रयास करेगा। राज्य का ऐसा कर्तव्य है, इसे अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। वो हम जब अमेंडमेंट्स को देखेंगे तो फिर से ये आर्टिकल 48A हमारे सामने आ जाएगा। अब देखिए आर्टिकल 50, क्योंकि भाग 4 है 51 तक। आर्टिकल 50 बात करता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक होनी चाहिए। हमारी जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका से पृथक है क्योंकि विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है। यदि न्यायपालिका इन्हीं में इंक्लूड हो जाएगी तो ये देखने के लिए कौन संस्था बचेगी कि जो कानून बना है, जो कानून लागू किया है वो संविधान के अनुसार है या नहीं। तो इसीलिए न्यायपालिका को तो हमने स्वतंत्र ही रखा है। तो कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक हो, ऐसा है अनुच्छेद 50 के अंदर। अब है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 ये शो करता है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, वो चाहते थे कि भारत जो है वो वैश्विक गुरु बनना ही चाहिए। देखिए क्या लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा राज्य, यानी और यहाँ पे राज्य कौन है, भारत है। भारत ये किसी राज्य यानी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान ऐसे राज्य की बात नहीं हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा राज्य, यानी हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देगा। और भारत ने समय समय पे ऐसा किया भी है। तो किसके तहत किया है, आर्टिकल 51 के तहत। आर्टिकल 51A जिसे हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं क्योंकि बहुत बार मूल कर्तव्यों से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी,
इन्हें जोड़ा गया था, इसीलिए यहाँ पे कैपिटल ए है, अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। मौलिक कर्तव्य तो जब जोड़े गए थे तब ये मौलिक कर्तव्य थे 10 और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं 11 है। तो इन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में से किसी पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे 5th फंडामेंटल ड्यूटी, 7th 8th किसी को भी देकर पूछा जा सकता है। ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है और यहाँ से पूछे गए क्वेश्चंस भी हमने लगा लिए हैं। तो यहाँ पे तो क्योंकि हम बात करें सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं कौन कौन से और उनमें क्या क्या प्रावधान हैं, तो देखिए आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को दिया गया है और मूल संविधान में ये नहीं थी, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है। शायद यूपीएससी ने ही इसी बार क्वेश्चन पूछा था कि मूल कर्तव्य के ऊपर मूल संविधान में जो मूल कर्तव्य थे वो कितने थे, तो एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। भाग 5 बात करता है संघ की, द यूनियन। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति से, हमारी शुरुआत होने वाली है आर्टिकल 52 से। भाग 5 जो है वो 52 से लेकर 151 तक आर्टिकल हैं इसके अंदर। देखो हमने राष्ट्रपति को भी डिटेल में पढ़ लिया है, राष्ट्रपति से पूछे गए क्वेश्चन भी लगा लिए हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ वही आर्टिकल जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आर्टिकल 52 बात करता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात है आर्टिकल 52 के अंदर। 53 ये कहता है कि हमारा जो प्रेसिडेंट है उसमें हमारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा लिखा गया है आर्टिकल 53 के अंदर। आर्टिकल 57 यदि पूछा जाए कि हमारा जो भारत का राष्ट्रपति है वो कितनी टर्म के लिए राष्ट्रपति बन सकते हैं, जैसे अमेरिका में टर्म डिसाइड है कि वहां पे 2 टर्म के लिए ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी के लिए नहीं बन सकता। हमारे यहाँ कितनी भी टर्म के लिए, क्योंकि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, यानी एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई टाइम पीरियड या टाइम ड्यूरेशन या समय सीमा निर्धारित नहीं है। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता कितनी भी बार, और ये उल्लेख किया गया है 57 के अंदर। आर्टिकल 60 में दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ। तो राष्ट्रपति एक तो संविधान के संरक्षण की शपथ लेते हैं, उसका परिरक्षण करने की, संरक्षण करने की, इसके अलावा राष्ट्रपति शपथ लेते हैं लोगों की सेवा और कल्याण करने की, यानी भारत देश के नागरिकों की सेवा और कल्याण करने की शपथ राष्ट्रपति लेते हैं। तो ओथ को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 60 के अंदर। आर्टिकल 61 बात करता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्यों है? क्योंकि इम्पीचमेंट जैसा वर्ड, महाभियोग जैसा शब्द एकमात्र केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए काम में लिया जाता है। तो ये प्रक्रिया का उल्लेख है आर्टिकल 61 के अंदर। किस तरह से महाभियोग चलता है, कौन लगा सकता है, संसद में कैसे शुरू किया जाता है, इन सभी की चर्चा हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं राष्ट्रपति को पढ़ते समय। देखिए आर्टिकल 63 बात करता है देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देखिए हमने राष्ट्रपति को पढ़ते समय भी ये जाना था कि हमारे देश में राष्ट्रपति का पद सिंगल सेकंड के लिए भी खाली नहीं रह सकता, वो पद रिक्त नहीं रह सकता। तो इसीलिए प्रावधान किया गया उपराष्ट्रपति का कि उपराष्ट्रपति जैसे ही राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तुरंत राष्ट्रपति बन जाते हैं और तुरंत उनका कार्यभार संभाल लेते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति हैं उस समय उपराष्ट्रपति भी हैं, तो उस समय राष्ट्रपति तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति क्या काम करेंगे? क्योंकि उपराष्ट्रपति का प्रावधान तो इसलिए किया गया है कि भाई यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, मृत्यु हो जाए अचानक या महाभियोग के द्वारा हटा दिए जाएं, तो तुरंत हम किसे राष्ट्रपति बनाएंगे? चुनाव होने से पहले तो उपराष्ट्रपति को बना देंगे, इसलिए उपराष्ट्रपति का पद सृजित किया गया है। तो बाकी समय में मान लेते हैं कि राष्ट्रपति कंटिन्यू चल रहे हैं, तो एक बात बताओ उस समय उपराष्ट्रपति क्या करेंगे? तो आर्टिकल 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी उपराष्ट्रपति बनते ही वह व्यक्ति अपने आप राज्यसभा का सभापति बन जाता है
उसके लिए कोई और प्रक्रिया नहीं है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बना वो राज्यसभा का सभापति बन गया है, ताकि उपराष्ट्रपति भी काम करें कैसे, राज्यसभा के सभापति के रूप में। वरना उपराष्ट्रपति के लिए तो कोई वेतन भत्ते हैं ही नहीं, तो उपराष्ट्रपति पद को सृजित क्यों किया गया। अब देखिए, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ, उपराष्ट्रपति तुरंत बन जाते हैं राष्ट्रपति, और फिर यहाँ पे सभापति का पद जो है वो उपसभापति संभाल लेते हैं। इस तरह का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते सभी प्राप्त होते हैं राज्यसभा का सभापति होने के नाते। तो ये प्रावधान आर्टिकल 64 में किया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 72 बात करता है पावर टू प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। ये हमने देखा था कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं पूरी तरह, सजा की प्रकृति बदल सकते हैं, सजा की अवधि बदल सकते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में यदि कोई अपंग है, दिव्यांग है, कोई गर्भवती महिला है, तो उसकी सजा के लिए भी प्रावधान कर सकते हैं कम करने का। तो ये आर्टिकल 72 में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अभी हमें याद क्या रखना है कि आर्टिकल 72 बात करता है राष्ट्रपति की क्षमा देने की शक्ति की। आर्टिकल 74 कहता है राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। एक काउंसिल होगी मिनिस्टर्स की जिसका हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होगा। अब देखिए आर्टिकल 75 जो है वो काफी बार, जैसे 75(1) या 75(2), 75(3) यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम 75 को पूरा ही पढ़ने वाले हैं। देखिए आर्टिकल 75 सबसे पहले तो बात करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। आर्टिकल 75(1)(a). देखिए सबसे पहले बात करते हैं 75(1) की। हमने जब राष्ट्रपति को पढ़ा था उस समय देखा था कि बिल्कुल प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पे। और सलाह नहीं, यहाँ पे प्रधानमंत्री की पूरी तरह से चॉइस का मामला है। प्रधानमंत्री बाकायदा एक लिस्ट तैयार करके राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति उसी के अनुसार मंत्री नियुक्त करते हैं। लेकिन याद हमें बिल्कुल ये रखना है कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पे, जबकि प्रैक्टिकली हम सभी जानते हैं कि व्यवहार में ये होता है कि प्रधानमंत्री ही जिसे चाहते हैं उसे मंत्री बनाते हैं। ठीक है, देखिए 75(1)(a) या 1 मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और वो सहित और रहित में उलझा देते हैं क्वेश्चन को। देखिए मंत्री परिषद में कौन शामिल हो सकता है, कितने सदस्य शामिल हो सकते हैं, उसका उल्लेख है। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। और ये प्रधानमंत्री सहित बात कर रहा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें 15% से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। कौन से 15%? लोकसभा के कुल सदस्य 545, क्योंकि 543 तो क्या है, निर्वाचित होकर आते हैं और 2 को राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। तो 545 के 15% से अधिक, अब ये आप एग्जैक्ट डिजिट निकाल लेना, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री सहित बात हो रही है, यहाँ पे प्रधानमंत्री सहित और रहित लिख करके उलझा सकता है। आर्टिकल 75(2) कहता है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, यानी राष्ट्रपति जब चाहें तब किसी मंत्री को हटा सकते हैं, उसका पद छोड़ने के लिए उसे कह सकते हैं। तो मंत्री कब तक रहते हैं? द मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर है,
जब तक उनका हाथ बना हुआ है उनके सिर पे तब तक वो मंत्री रह सकते हैं। यदि राष्ट्रपति चाहें तो उसे हटा सकते हैं। आर्टिकल 75(3) कहता है कि जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। सामूहिक रूप से उत्तरदायी का मतलब है कि यदि किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है और सरकार खत्म हो जाती है, भंग हो जाती है, डिसमिस हो जाती है। जब गवर्नमेंट ही भंग हो गई है, खत्म हो गई है, इसके बाद होते हैं आम चुनाव और फिर से नई सरकार बन के आती है। तो सरकार ही गिर जाती है यदि किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। यानी सिर्फ वो अकेला मंत्री अपना पद त्याग नहीं करता, पूरी मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। और जब मंत्री परिषद ही नहीं है तो मंत्री परिषद का हेड कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को भी त्याग पत्र देना पड़ता है। तो बहुत बार हम देखते हैं ना कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात चल रही है, आप बहुत बार न्यूज में देखते होंगे। तो ये जो जिस पार्टी की सरकार बनी हुई है वो जोड़ तोड़ में लग जाती है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित ना हो जाए। तो अविश्वास प्रस्ताव अगर ले आते हैं और मान लो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, सरकार खत्म, डिसमिस हो जाती है। तो मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये सारे मंत्री जो हैं वो एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। ठीक है, देखिए 75(4) ये कहता है कि मंत्री को पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं। अब आपने अगर 2014 का जो सम्मान समारोह हुआ था जिसमें सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति शपथ दिलवा रहे थे, शपथ समारोह, सम्मान समारोह नहीं, जो शपथ समारोह हुआ था, अगर आपने वो देखा हो तो बिल्कुल राष्ट्रपति ने शपथ दिलवाई थी सबको, जिन जिन को प्रधानमंत्री ने सलाह दी थी मंत्री के लिए नियुक्त करने की, तो उन्हें शपथ दिलवाई थी। शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है। मंत्री जो है वो पद की और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्री जो हैं वो एक तो अपने पद की और एक गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्री उस समय, अगर आपने वो समारोह नहीं देखा है तो मैं बता देती हूँ कि मंत्री जो हैं वो 2 शपथ लेते हैं। पहली शपथ अपने पद की और दूसरी ओथ वो लेते हैं गोपनीयता की। तो मंत्री के द्वारा 2 शपथ ली जाती है और ये उल्लेख है आर्टिकल 75 के 4 के अंदर। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। हमने जब राष्ट्रपति से पूछे गए क्वेश्चन लगाए थे उस समय भी हमारे सामने ऐसा एक क्वेश्चन आया था। देखिए आर्टिकल 75 का 5 ये कहता है कि 6 माह की अवधि तक कोई मंत्री बिना किसी सदन के सदस्य हुए भी रह सकता है। यानी कोई व्यक्ति मंत्री बना हुआ है और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो केवल 6 महीने तक मंत्री पद पे रह सकता है, उसके बाद उसे वो पद छोड़ना ही पड़ता है। और हाँ, यदि 6 माह के अंदर वो सदस्यता ले लेता है, किसी भी सदन की सदस्यता वो ले लेता है, फिर वो मंत्री बना रह सकता है। तो क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि कोई व्यक्ति बिना किसी सदन के सदस्य हुए कितने समय तक मंत्री के रूप में रह सकता है? तो वो है 6 माह। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि क्या रह सकता है या नहीं रह सकता। तो बहुत बार अगर आपने ये क्लॉज नहीं पढ़ा हो तो आपको लग सकता है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य ही नहीं है तो वो मंत्री कैसे बन सकता है? बन सकता है, 6 महीने के लिए बन सकता है। ये बात 75 के 5 के अंदर दी गई है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 75 का 6। ये कहता है मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद समय समय पे तय करेगी। यानी एक तरह से मंत्री जो हैं वो खुद ही डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या वेतन और भत्ते मिलने चाहिए। क्योंकि देखिए जिस बहुमत दल की सरकार बनती है फिर मंत्री परिषद बनती है, वो मंत्री परिषद ऐसे संशोधन या ऐसे जो नियम कानून है वो बहुत इजी मैनर में बनवा ले जाती है। तो देखिए मंत्रियों के जो वेतन भत्ते हैं पूछा जा सकता है वो कौन डिसाइड करता है? वो संसद ही समय समय पे डिसाइड करती है। 75 से अंदर से, जैसे 75(2), 75(4), 75(5) और 75(6) यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इससे पहले पूछे भी गए हैं। तो काफ़ी बार ये होता है कि हम 75 को ऊपरी स्तर पे पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या दिया है।
अंदर वालों को पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 76 बात करता है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। तो आर्टिकल 76 में ये प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 78, देखिए वैसे तो आर्टिकल 74 और 75 इसमें भी हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इन दोनों की ही चर्चा की है, लेकिन यदि पूछा जाए कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जो संबंध है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 78 में ये प्रावधान है। कैसे? राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी बनती है कि वो समय समय पे राष्ट्रपति को ये बताएं कि देश में शासन और प्रशासन कैसा चल रहा है। और यदि राष्ट्रपति चाहें तो वो स्वयं भी प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं कि भी हमारे देश में शासन प्रशासन व्यवस्था कैसी चल रही है। तो ये एक तरह से कर्तव्य है प्रधानमंत्री का, और राष्ट्रपति ऐसा पूछ भी सकते हैं। तो कौन से आर्टिकल के तहत पूछ सकते हैं, यानी देश में क्या चल रहा है ये जानकारी ले सकते हैं। देखिए जैसे हमारे घरों में क्या होता है कि जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो हमारे पापा मम्मी से या चाचा चाची या ताऊ ताई जी से ये पूछते रहते हैं कि भी घर में सब ठीक चल रहा है क्या, तो रिपोर्ट लेते रहते हैं। तो ठीक उसी तरह राष्ट्रपति देश में सब कुछ ठीक चल रहा है क्या ये रिपोर्ट लेते रहते हैं। किससे? प्रधानमंत्री से। और प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य भी है कि वो बताएं राष्ट्रपति को कि देश में आखिर चल क्या रहा है। अब देखिए आर्टिकल 79, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि संसद किससे मिलकर बनती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद का गठन, ये दिया गया है 79 में कि भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के कार्य तभी पूरे होते हैं जब राष्ट्रपति उन पे सिग्नेचर कर देते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा तभी पूरी होती हैं, पूर्ण होती हैं जब राष्ट्रपति साथ में है, यानी इन तीनों के मिलने से बनती है संसद। आर्टिकल 80 बात करता है राज्यसभा की संरचना की, कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 81 बात करता है लोकसभा की संरचना की। देखिए 79, 80 और 81 इनको याद करना बहुत आसान है। 79 में संसद की बात कर दी, और संसद का मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आर्टिकल 79 बात करता है संसद की, आर्टिकल 80 बात करता है राज्यसभा की, और आर्टिकल 81 बात करता है लोकसभा की। तो इसे ऐसे भी ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले क्या है भाई, संसद तो बड़ी है, अब संसद के अलग अलग भिन्न भिन्न अंग हैं। राज्यसभा, अब इसे हम अपर हाउस कहते हैं राज्यसभा को। इसके बाद लोकसभा, लोकसभा में इसको लोअर हाउस कहते हैं क्योंकि इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि पहुंचते हैं। लोकसभा और राज्यसभा, तो पहले राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, तो पहले संसद, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा। तो आर्टिकल 79, 80 और 81 ये तो तीनों सीक्वेंस में ही याद होने चाहिए। आर्टिकल 84 बात करता है सांसद के लिए योग्यता, और ये जो अर्हता शब्द है इसे एग्जामिनर क्वेश्चन में दे देते हैं। तो अर्हता, योग्यता, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ये वर्ड आपको ध्यान होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, भाई संसद का सदस्य बनने के लिए कौन सी योग्यताएं चाहिए, इस बात का उल्लेख 84 में है। यहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा नहीं, सांसद बनने की बात की है, यानी संसद का सदस्य, वो लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी, दोनों का। आर्टिकल 99 बात करता है सदस्यों द्वारा शपथ। अब हमने ये तो देख लिया कि मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति ने दिलवा दी है, लेकिन जो अन्य निर्वाचित लोग हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है, तो आर्टिकल 99 में ये प्रावधान किया गया है कि अन्य को भी राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है, या फिर राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करते हैं वो व्यक्ति अन्य को शपथ दिलवाता है, यानी राष्ट्रपति नियुक्त भी कर सकते हैं किसी को। ये बात लिखी गई है आर्टिकल 99 में। तो पूछा जा सकता है कि क्या अन्य सदस्यों को शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलवाया जाना जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं, और राष्ट्रपति
प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कर देते हैं और प्रोटेम स्पीकर दो काम करते हैं। हमने राष्ट्रपति पढ़ते समय भी ये बात देखी थी। प्रोटेम स्पीकर दो काम करते हैं। सबसे पहले तो ये कि अन्य सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं। दूसरा ये काम करते हैं कि जब तक लोकसभा का अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता तब तक प्रोटेम स्पीकर लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। तो ये आर्टिकल 99 में है कि अन्य सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया कोई अन्य व्यक्ति। आर्टिकल 100, कुछ डिजिट ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करती हैं, जैसे आर्टिकल 50, आर्टिकल 100। तो ये ना ऐसा नंबर है जो हमें स्ट्राइक करता है, तो इनको तो हमें वैसे भी याद रखना चाहिए कि 50 हो गया, 100 हो गया, 123 हो गया, 222 हो गया, ये कुछ यूनिक डिजिट हैं। तो देखिए आर्टिकल 100 कहता है सदनों में मतदान। हम देखते हैं ना कि लोकसभा में विधेयक पे मतदान होता है, राज्यसभा में विधेयक पे मतदान होता है। रिक्तियों के होते हुए भी सदस्यों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति यानी कोरम, यानी कम से कम कितने सदस्य सदन में उपस्थित होने चाहिए कि सदन की कार्यवाही आगे बढ़ सके, तो उसे हम कहते हैं कोरम या गणपूर्ति। तो सबसे पहले सदनों में मतदान, जैसे किसी विधेयक पे मतदान हुआ और मत जो हैं वो 50-50% हो गए हैं, यानी कोई निर्णय नहीं निकल कर आया, तो ऐसे में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है लोकसभा के अध्यक्ष के पास और राज्यसभा में सभापति के पास। तो अध्यक्ष और सभापति का जो मत होता है, इसीलिए इसे कहते हैं निर्णायक मत। यानी यदि निर्णय नहीं निकल रहा है तो ये अपना निर्णायक मत देते हैं, जिससे निर्णय निकल के आ जाता है, तो इनका होता है निर्णायक मत। अब देखिए गणपूर्ति, इस मामले में कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल संख्या का 1/10, अगर इतने लोग उपस्थित नहीं हैं, यानी लोकसभा में 55 मेंबर और राज्यसभा में 25 मेंबर यदि उपस्थित नहीं हैं तो सदन की कार्यवाही आगे नहीं चल सकती। ये बात है आर्टिकल 100 में लिखी गई कि गणपूर्ति कोरम पूरा होना चाहिए। यदि कोरम पूरा नहीं है तो लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति उस कार्यवाही को रोक देते हैं, सदन को आगे नहीं बढ़ाते। आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 बात करता है जॉइंट सीटिंग, संयुक्त बैठक की। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलवा सकते हैं और संयुक्त बैठक में अध्यक्षता करते हैं हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष। आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 में दिया गया है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, धन विधेयक की परिभाषा। देखिए हम सभी जानते हैं कि धन विधेयक है या नहीं, ये डिसाइड करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा बताया जाता है कि ये विधेयक, ये बिल मनी बिल है या नहीं है। आर्टिकल 110 में दी गई है धन विधेयक की परिभाषा क्या होगी, तो डेफिनेशन दी गई है। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे संविधान में कहीं पे भी बजट शब्द नहीं लिखा गया है, लेकिन व्यवहार में हम बजट का शब्द का प्रयोग काफी बार करते हैं। बेसिकली हम यही कहते हैं कि बजट सत्र चल रहा है और बजट अनाउंस होने वाला है। बजट नहीं, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी पूरे वर्ष का आय और व्यय का ब्यौरा राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने, यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों सदनों के सामने पूरे वर्ष का वित्तीय विवरण जो है वो रखवाते हैं कि हमारी सरकार की आय कितनी है और व्यय हम कितना करने वाले हैं। तो आर्टिकल 112 बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण की। आर्टिकल 120 में है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। देखिए संसद में हिंदी या इंग्लिश, इनका उपयोग किया जा सकता है। कोई व्यक्ति हिंदी में भी, कोई सांसद है वो हिंदी में भी अपनी बात कह सकता है, इंग्लिश में भी कह सकता है। यदि कोई सांसद ये चाहता है कि वो अपनी मातृभाषा में बोले तो बिल्कुल वो लोकसभा में अध्यक्ष से और राज्यसभा में है तो सभापति से अनुमति लेकर के अपनी मातृभाषा में भी अपनी बात कह सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है 120 में बिल्कुल संसद में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है और मातृभाषा भी हो सकती है, लेकिन मातृभाषा में बोलने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है।
ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 1, 2, 3 मैंने कहा था कि यदि नींद में भी उठाकर पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 1, 2, 3 किसके लिए, तो आपको ध्यान होना चाहिए। बचपन में सभी ने दौड़ लगाई है और हमने इसी चीज से ये याद किया था कि भी दौड़ लगा करके भाग करके कानून बनाना है, संसद सत्र में नहीं है और ऐसी जरूरत महसूस हो रही है कि भी कानून बनाना पड़ेगा, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और ये बात है आर्टिकल 1, 2, 3 में। इसके लिए सिर्फ 2 फैक्ट ये जरूर याद रखने हैं कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं कब, जब संसद सत्र में नहीं है तब, अदरवाइज तो संसद से ही कानून पारित होना चाहिए। तो संसद सत्र में नहीं है तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब अध्यादेश को वापस भी ले सकते हैं। ये 2-3 फैक्ट हैं अध्यादेश के बारे में जो आपको पता होने चाहिए। आर्टिकल 1, 2, 3 अध्यादेश जारी करने की प्रेसिडेंट की पावर। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 1, 2, 4। आर्टिकल 1, 2, 4 बात करता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है इसका प्रावधान है आर्टिकल 1, 2, 4 के अंदर। आर्टिकल 131 बात करता है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। किस मामले में आरंभिक अधिकारिता, यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो किस मामले में, यदि भारत सरकार और राज्यों के मध्य या फिर 2 राज्यों के मध्य कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी दशा में उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी। इस बात का उल्लेख है आर्टिकल 131 के अंतर्गत। आर्टिकल 137 बात करता है निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय के द्वारा पुनरावलोकन, यानी रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पुनरावलोकन, पुनः देखा जाता है, तो उसे हम कहते हैं आर्टिकल 137 के तहत निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय के द्वारा रिव्यू किया जा रहा है, पुनरावलोकन किया जा रहा है। आर्टिकल 143 फिर से राष्ट्रपति की जब हमने पूरी तरह से चर्चा की थी डिटेल में, उस समय पे भी हमने आर्टिकल 143 को पढ़ा था कि अगर राष्ट्रपति को कोई विषय ऐसा लगता है जिसपे सुप्रीम कोर्ट की राय या मत राष्ट्रपति जानना चाह रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना चाह रहे हैं, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत ऐसा कर सकते हैं। आर्टिकल 143 कहता है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति के पास ऐसी पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी विषय पे एडवाइस ले सकते हैं, सलाह मांग सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं, उनकी राय जान सकते हैं। आर्टिकल 148, और राष्ट्रपति कभी भी इस सलाह को, इस परामर्श को, मत को जानने के लिए बाध्यकारी नहीं होते। ये ध्यान रखना है फैक्ट के रूप में। आर्टिकल 148 जैसे 1, 2, 3 डायरेक्ट याद होना चाहिए। आर्टिकल 76 डायरेक्ट याद होना चाहिए। आर्टिकल 148, क्योंकि 76, 148 यहाँ से सीधा आर्टिकल या अनुच्छेद देकर के सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 148 बात करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है आर्टिकल 148। आर्टिकल 153 देखिए, जैसे अब यहाँ पे कंपैरिजन, ये भाग 6 शुरू हो गया है, भाग 6, और हमने ये देखा था कि भाग 5 जो है वो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। तो आर्टिकल 152 से शुरू हो जाता है भाग 6। भाग 6 में क्या है? राज्य। और ये कौन से राज्य हैं? जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये वाले राज्य, इनकी बात चल रही है। देखिए आर्टिकल 153 हमने यूनियन को पढ़ते समय आर्टिकल 52 में ये देखा था कि 52 ये कहता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक उसी तरह यहाँ पे है देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।
अब आर्टिकल 153 में पहले तो ये लिख दिया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन बहुत बार हम ये देखते हैं कि व्यवहारिक तौर पे हमें ये देखने को मिल जाता है कि किन्हीं दो राज्यों के लिए भी एक ही व्यक्ति को राज्यपाल बना रखा है। तो बिल्कुल आर्टिकल 153 में ये लिखा गया है कि दो राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों ही लाइन सही है। 153 ये बात भी कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन 153 में ये भी लाइन लिखी हुई है कि किसी दो राज्यों के लिए एक व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है। तो दोनों ही बातें लिख दी गई हैं। तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए आपको लग सकता है, बहुत बार 3-4 स्टेटमेंट देकर के पूछ लेता है ना कि इनमें से कौन सा फॉल्स है या कौन सा ट्रू है। तो इस समय आपको ध्यान रखना है कि दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही हैं, कि या तो यही हो सकता है कि हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, या ये बात हो सकती है कि किसी दो राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। दोनों बातें लिखी गई हैं आर्टिकल 153 में। तो ऐसे फेवरेट आर्टिकल होते हैं एग्जामिनर के पूछने के लिए। और इधर अब आपको कंपेयर करते हुए चलना है, क्योंकि अब हमने आर्टिकल 52 को डिटेल में भी पढ़ लिया है राष्ट्रपति के समय, आज महत्वपूर्ण अनुच्छेद में फिर से भी पढ़ लिया है। तो 153 राज्य के अंदर है, यूनियन में आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। अब देखिए आर्टिकल 154 राज्यों की कार्यकारी शक्ति जो है वो गवर्नर में होती है, हमारे राज्यपाल में निहित होती है, गवर्नर के अंदर। जैसे हमने देखा था कि जो हमारा संघ है यानी केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति है वो निहित होती है राष्ट्रपति में, और ये था आर्टिकल 53 के अंदर कि कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो हमारे प्रेसिडेंट के पास है। वैसे ही 154 में एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो गवर्नर के पास है। आर्टिकल 155 ये कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आर्टिकल 155 के तहत। आर्टिकल 161 बात करता है क्षमा देने की राज्यपाल की शक्ति। जैसे हमने आर्टिकल 72 के अंदर देखा था कि भाई राष्ट्रपति की क्षमा देने की शक्ति, ठीक वैसे ही आर्टिकल 161 में है गवर्नर के क्षमा देने की शक्ति। आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। तो आप सोचिए, जैसे हमने आर्टिकल 74 देखा था, ठीक वैसे ही आर्टिकल 164 है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जैसे प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं वैसे ही मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, तो आर्टिकल आपको याद करना आसान लगेगा यहाँ से। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 165, भाई राज्य की सरकार को भी तो वकील चाहिए, तो राज्य की सरकार के लिए वकील की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 165 के अंदर कि यदि कोई मसला राज्य सरकार का है तो उन्हें भी तो चाहिए कि उनके यहाँ एडवोकेट जनरल हो। तो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट फॉर द स्टेट दिया गया है आर्टिकल 165 के अंदर। आर्टिकल 168 बात करता है राज्यों में विधान मंडलों का गठन। जैसे आर्टिकल 79 में हमने संसद को पढ़ा था, आर्टिकल 79 कि संसद में क्या है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक वैसे ही 168 में विधानमंडल किससे मिलकर बनता है, लेजिस्लेचर बनती है गवर्नर राज्यपाल से, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद से और लेजिस्लेटिव असेंबली से। लेकिन हमारे भारत में सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, तो जहां जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है वहां पे राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनता है विधानमंडल। आर्टिकल 214 देखिए 124 में हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124 और आर्टिकल 214 में है हाई कोर्ट, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। तो ये है 214 में। एक समय के बाद अनुच्छेद आर्टिकल याद करना एक मजेदार सा काम लगने लग जाता है, बशर्ते आप शुरू में ठीक ठीक पेशेंस बनाकर रखें। आर्टिकल 216 बात करता है उच्च न्यायालयों के गठन की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स की। आर्टिकल 222 ये तो बहुत ही
यूनिक सी डिजिट है, जैसे आर्टिकल 50, आर्टिकल 100, 111 जिसमें राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां हमने देखी थी, आर्टिकल 123 जिसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमने देखी थी, आर्टिकल 222 कहता है इन यूनिक डिजिट को तो इतनी बार रिकॉल कर दो कि वो कभी भूल ही ना पाओ। आर्टिकल 222 कहता है एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, ट्रांसफर किया जा सकता है। ये क्वेश्चन के रूप में कम से कम 2 या 3 बार मेरे सामने प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो आप सोचिए कि इस क्वेश्चन को 222 यूनिक सी डिजिट है, तुरंत याद करो। क्वेश्चन लैंग्वेज पे पूछा गया था, जो मैंने देखा था कि क्या उच्च न्यायालय के जो जजेस हैं, जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनका स्थानांतरण किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। और फिर इसी तरह से 3-4 स्टेटमेंट और दे रखे थे। तो बिल्कुल बहुत बार लगता है कि नहीं किया जा सकता, अगर कॉमन सेंस लगाकर देखें तो लगता है कि नहीं, हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर नहीं होता है। बिल्कुल होता है। 222 में ये प्रावधान है कि हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर किया जा सकता है। आर्टिकल 226, जैसे हमने आर्टिकल 32 देखा था कि यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 32 में ऐसा प्रावधान था। आर्टिकल 226 में रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, हाई कोर्ट की पावर दी गई है। और यहाँ पे 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट की तुलना में। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों का हनन होने पे रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट मूल अधिकारों प्लस विधिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट प्लस लीगल राइट, कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होने पर भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो आर्टिकल 226 रिट जारी करने की पावर जो है वो हाई कोर्ट के पास। आर्टिकल 243 अनुच्छेद 243 में दी गई हैं परिभाषाएं। किसकी डेफिनेशन दी गई हैं? जिला, डिस्ट्रिक्ट, ग्राम सभा की, मध्यवर्ती स्तर, पंचायत, पंचायत क्षेत्र, जनसंख्या और ग्राम, विलेज। तो आर्टिकल 243। अब देखिए इनके सब क्लॉज से क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 243 के या 243A ये बात करता है ग्राम सभा की। आर्टिकल 243 ख ये पंचायतों के गठन की। आर्टिकल 243 ग ये पंचायतों की संरचना। और 243 घ या डी, आर्टिकल 243 घ या 243 डी ये बात करता है सीटों के आरक्षण की। और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पे डेफिनेटली स्टार लगा लेना। कौन सी सीटों की आरक्षण की? पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की, इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की स्त्रियों के आरक्षण की, इसके अलावा महिलाओं के आरक्षण की, जो 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, उसका भी उल्लेख है 243D के अंदर। तो ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट देखिए 249, संसद ने कृषि कानून बनाया और कृषि कानून को वापस ले लिया। तो इस प्रक्रिया का उल्लेख है आर्टिकल 245 में। देखिए 249 से पहले हम आर्टिकल 245 को देख लेते हैं। 245 कहता है कि संसद जिस तरह से विधि, कानून, नियम बनाती है उसी तरह से उन्हें वापस भी ले सकती है। जैसे वर्तमान सरकार ने कृषि कानून बनाया और अब सरकार ने उसे वापस ले लिया, तो इस बात का प्रावधान उल्लेख कहाँ है कि संसद ऐसे कानून को वापस भी ले सकती है जो उसी के द्वारा बनाया गया है? तो ये आर्टिकल 245 के तहत लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया, फिर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए। किस बात के लिए? कि हम इस कानून को खत्म करते हैं, एबॉलिश करते हैं, रिपील करते हैं। तो इस बात के लिए तो ये उल्लेख है आर्टिकल 245 में। रिसेंट का मुद्दा है, तो मेरे हिसाब से आगामी जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उनमें पूछा जा सकता है। अब देखिए आर्टिकल 249 बात करता है कि राज्य सूची के विषय पे संसद की क्या शक्ति है, क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। ठीक है, तो इसमें राज्य सूची के विषय पे संसद की क्या शक्ति है, कौन सी पावर
संसद के पास है। तो 249 के तहत ये लिखा गया है कि यदि राज्यसभा को लगता है कि राष्ट्र हित में कानून बनाना आवश्यक है तो वो राज्य सूची के विषय पे भी कानून बना सकती है। तो राज्यसभा को ये लगना चाहिए, ध्यान यहाँ पे ये रखना है, कानून बिल्कुल राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति यानी तीनों के द्वारा ही बनाया जाएगा। यानी लोकसभा में भी पारित होगा, राज्यसभा में भी, और अंत में राष्ट्रपति साइन भी करेंगे। लेकिन ऐसे विषय पे कानून बनाने के लिए राज्यसभा को ये आवश्यकता महसूस होनी चाहिए कि ये विषय राष्ट्र हित का है और इस पे कानून बनना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा का जो गठन है वो इसी उद्देश्य से किया गया है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व पूरा हो सके केंद्र के अंदर। तो ये राज्यसभा का अपना अधिकार है। तो आर्टिकल 249। आर्टिकल 250 बात करता है कि आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पे संसद की शक्ति। बिल्कुल इस मामले में जब आपातकाल लगा हुआ होता है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ होता है राज्य में, ऐसे समय में तो संसद के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। तो आर्टिकल 250 बात करता है कि आपात के समय राज्य सूची के विषय पे संसद की कौन कौन सी शक्ति है। आर्टिकल 253 बात करता है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए संसद कानून बना सकती है। ये विधान जो है वो बना सकती है संसद। क्योंकि देखिए बहुत बार आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री दौरे पे गए और किसी ग्लोबल समिट में हिस्सा लिया और वहाँ पे हमने भी ये करार कर दिया कि हम हमारे देश में पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे, हम हमारे यहाँ सोलर एनर्जी को बढ़ावा देंगे। तो ऐसे करार, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते या अंतर्राष्ट्रीय करार, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स यदि हमारी सरकार, भारत सरकार साइन कर देती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसे एग्जीक्यूट भारत में करने के लिए नियम, कानून, विधि बनानी पड़ेंगी। तो संसद बिल्कुल ऐसा कर सकती है और ये बात है आर्टिकल 253 के तहत। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 262, ये बात करता है संघ और राज्यों के बीच संबंध। ये कहता है कि यदि अंतरराज्यीय नदी या नदी दून यानी रिवर वैली से संबंधित कोई विवाद हो जाए तो ऐसी स्थिति में इस डिस्प्यूट का निराकरण या समाधान संसद के द्वारा निकाला जाता है। ये पावर संसद के पास है, क्योंकि जैसे ही डिस्प्यूट की बात आती है वैसे ही हम सभी के दिमाग में हम क्या सोचते हैं कि न्यायालय जाया जाता होगा, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लोअर कोर्ट में जा सकते हैं। नहीं, जब बात अंतरराज्यीय नदियों की है या फिर रिवर वैली की यानी नदी दोनों के जल से संबंधित कोई विवाद है तो ऐसी स्थिति में संसद के पास उस विवाद को निपटाने का अधिकार है। आर्टिकल 263 कहता है कि अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान। अब यहाँ पे अंतरराज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल ये राष्ट्रपति बना सकते हैं। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं या किसी विषय को लेकर के दो राज्यों के बीच में या कई राज्यों के बीच में आपस में विवाद है, तो ऐसी काउंसिल बना करके राष्ट्रपति उस काउंसिल को ये जिम्मा सौंपते हैं कि आप इस विवाद की जांच करो, इस विवाद का क्या निपटारा हो सकता है, क्या सॉल्यूशन निकल सकता है वो बताओ, अपनी सलाह दो, सिफारिश दो। तो वो जांच समिति यानी वो जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो इस काम को करती है और इंटर स्टेट काउंसिल का जो निर्माण, गठन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान यानी राज्यों के मध्य, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध अच्छे रहें, इसके लिए राष्ट्रपति जो इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं किसी मुद्दे को, किसी विवाद को सुलझाने के लिए भी। जब से जीएसटी लागू हुआ है, सारे अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके एक कर जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स लागू हुआ है और ये अमेंडमेंट के द्वारा 279A को जोड़ा गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल। तो आर्टिकल 279 कैपिटल ए लिखा है, इसका मतलब संशोधन के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा इसे जोड़ा गया है। 279A बात करता है जीएसटी काउंसिल की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की। आर्टिकल 280 बात करता है वित्त आयोग की, फाइनेंस कमीशन की। हमारे राष्ट्रपति हर 5 वर्ष से वित्त आयोग का गठन करते हैं।
वित्त आयोग 280 में दिया गया है। और वित्त आयोग काम क्या करता है कि भाई राज्यों में, केंद्र में धन का बंटवारा किस तरह से किया जाए, इसका फॉर्मूला, इसकी सिफारिश करता है वित्त आयोग कि धन का बंटवारा किस तरह से करना है। और राष्ट्रपति जो है वो वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती हैं उन्हें दोनों सदनों के सामने रखवाते हैं कि भी वित्त आयोग ने ये सिफारिशें दी हैं। तो वित्त आयोग का गठन है 280 में। अनुच्छेद 312 बात करता है ऑल इंडिया सर्विसेज की, अखिल भारतीय सेवाएं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये सभी क्या हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इनका उल्लेख है आर्टिकल 312 के अंदर। आर्टिकल 315 कहता है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। आप में से बहुत से लोग यूपीएससी या अपने स्टेट के अंदर पीएससी लेवल के एग्जाम देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 315 में यूपीएससी का और राज्यों में जो स्टेट पीएससी है उनका प्रावधान किया गया है, जैसे आरपीएससी, एमपीपीएससी। तो इनका प्रावधान कहाँ है, आर्टिकल 315 के अंदर। अब देखिए चुनाव आयोग, आर्टिकल 324, इसमें दिया गया है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, जो हमारे देश में चुनाव करवाने की सबसे बड़ी संस्था है, इलेक्शन कमीशन। तो ये है आर्टिकल 324 के अंदर। आर्टिकल 326 बात करता है लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन में वयस्क मताधिकार, यानी हम सभी भारतीयों को बिना किसी भेदभाव के वयस्क आधार पे मताधिकार, मत देने का अधिकार दिया गया है। और ये बात है 326 में। तो आप और हम जो वोट देने जाते हैं वो 326 के तहत जाते हैं कि हमें ये अधिकार है और हम भारत देश के नागरिक होने के नाते हमसे ये अधिकार कोई छीन भी नहीं सकता है कि हम वोट ना दे सकें। हाँ, बस एज क्या है, वयस्क मताधिकार एज 18 ईयर होनी चाहिए। और देखिए इसके लिए पहले 21 साल थी ये एज, वयस्क मताधिकार 21 साल पे था। अभी राजीव गांधी की सरकार ने 61वां संविधान संशोधन करके इसको कर दिया था 21 साल से घटा करके 18 साल। तो वर्तमान में क्या है, 18 साल है इसकी एज। और ये संशोधन के द्वारा 21 साल से 18 साल इसको कर दिया गया था। ये जो हम इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन अमेंडमेंट्स को देखेंगे उसमें भी इसको पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 330, 334, 331 और 333, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जा सकते हैं अभी जो आने वाले एग्जाम है उन्हीं में। देखिए आर्टिकल 330 कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। और ये आरक्षण जो था वो संविधान के लागू होने के 70 वर्षों तक था। और 70 वर्षों के बाद देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ। उसके 70 साल आप लगाते हैं तो 25 जनवरी इसके 70 ईयर, 25 जनवरी 2020, यानी ये इसके हो गए 70 साल पूरे। तो 70 साल तक देखिए 334 में ये स्पष्ट बात लिखी गई है कि स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष पश्चात न रहना, यानी 70 साल तक ही ये प्रावधान था, लेकिन इसे गवर्नमेंट ने अब और आगे बढ़ा दिया है। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये वाला है 331, क्योंकि 331 में लिखा गया था लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। यदि राष्ट्रपति को ये लगता है कि लोकसभा में चुनाव के बाद जो सदस्य आए हैं उनके थ्रू आंग्ल भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस केस में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर देते थे लोकसभा में। लेकिन ये प्रावधान भी 70 वर्षों के लिए ही था और 70 वर्षों के बाद ये स्वतः समाप्त हो गया, क्योंकि इसे और आगे बढ़ाया, इसकी अवधि को नहीं बढ़ाया सरकार ने, गवर्नमेंट ने। तो संसद ने इसे और आगे नहीं बढ़ाया। तो अब 25 जनवरी 2020 के बाद राष्ट्रपति अब नई जो लोकसभा बनेगी उसमें किसी 2 आंग्ल भारतीय लोगों को नहीं
नियुक्त कर सकते या नहीं उनका चयन कर सकते, क्योंकि मनोनीत करते थे राष्ट्रपति 2 लोगों को, तो अब नहीं मनोनीत कर सकते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 334 हमने देख लिया कि स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष पश्चात न रहना। इसके अंदर एक आर्टिकल जो 333 है वो भी आपको ध्यान रखना है। 333 में ये था कि जिस तरह से लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे, ठीक उसी तरह आर्टिकल 333 के तहत विधानसभा में गवर्नर, राज्यपाल 1 एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर सकते थे, और ये प्रावधान भी 70 वर्ष के पश्चात अब समाप्त हो गया है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो सकते हैं, एग्जाम में इनको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। 338 बात करता है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, मूल संविधान में राष्ट्रीय आयोग शब्द नहीं था, विशेष अधिकारी शब्द था। फिर संविधान में संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग शब्द को लिखा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आयोग का गठन कर सकते हैं। इसके बाद फिर से अमेंडमेंट के द्वारा 338A जोड़ा गया, और इसमें कहा गया कि 338 तो है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, 338A जो कि वाजपेयी सरकार के द्वारा संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 338A में कहा गया अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, और इसका गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद अभी 102वां 102 अमेंडमेंट जो हुआ उसमें 338B भी जोड़ दिया गया है। यहीं पे लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं, 338B को भी जोड़ दिया गया है, और इसमें है बैकवर्ड क्लास के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, बैकवर्ड क्लास के लिए। तो ये हम जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को पढ़ेंगे उस समय फिर से 338 सामने आने वाला है, क्योंकि 102वां संविधान संशोधन हुआ है, तो इसलिए 338 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हम संशोधन अमेंडमेंट को पढ़ते समय फिर से देखेंगे इस आर्टिकल को, लेकिन यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है 338 अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, 338A जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है, और बैकवर्ड क्लास के लिए है 338B। अब देखिए, राजभाषा भाग 17 है, पार्ट 17 में हम आ गए हैं, और इसमें आर्टिकल 343 बात करता है संघ की राजभाषा की, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, और 343 में स्पष्ट लिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यानी लैंग्वेज हिंदी और स्क्रिप्ट देवनागरी होगी। ये बात स्पष्ट लिखी है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रभाषा नहीं लिखा गया है, संघ की राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन लिखा गया है। तो 343 में ये प्रावधान है। अब भाग 18 है, पार्ट 18। पार्ट 18 है इमरजेंसी प्रोविजंस, आपात के संबंध में उपबंध। तो देखिए 352, ये 3 तो सीधे याद होने चाहिए, 352 + 4 356 + 4 360, 352, 56 और 60 तीनों में ही उपबंध है, और ये तीनों ही याद होने चाहिए। 352 क्या कहता है? आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा, इमरजेंसी लगाई गई है, ये राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषणा की जाती है। इसके बाद 355 कहता है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना ऐसा संघ का कर्तव्य है। ये ड्यूटी है यूनियन की कि वो प्रोटेक्ट करे, और इंटरनल डिस्टर्बेंस से भी प्रोटेक्ट करे स्टेट को, ना तो इंटरनल डिस्टर्बेंस हो और ना कोई बाहरी आक्रमण हो राज्य के ऊपर, ऐसा कर्तव्य है संघ का। तो ये बात लिखी गई है आर्टिकल 355 के तहत। आर्टिकल 356 बात करता है कि राज्य यदि संवैधानिक तंत्र के अनुसार कार्य नहीं कर सकता या नहीं कर रहा है, तो ऐसा माना जाएगा कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो चुकी है, और इस कारण वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है किसी राज्य पे, राष्ट्रपति शासन।
आपातकाल और राष्ट्रपति शासन दोनों अलग अलग अनुच्छेद हैं। आपातकाल का प्रावधान है 352 में, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है 356 में। और 360 बात करता है वित्तीय आपातकाल की, जो कभी भी लगा नहीं है हमारे देश में और लगना भी नहीं चाहिए। तो देखिए वित्तीय आपातकाल 360 में है, जो आज तक एक बार भी नहीं लगा है। आर्टिकल 365 बात करता है कि संघ ने कोई निर्देश दिए राज्य को और राज्य ने उन निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं किया या उनकी पालना नहीं की, तो ऐसे में 365 को आधार बनाया जा सकता है आर्टिकल 356 लगाने के लिए। यानी किसी राज्य ने अगर केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं किया, उन्हें प्रभावी नहीं बनाया, तो उस राज्य पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है 356 के आधार पे। लेकिन उसका आधार क्या है? 365। लगाया किसके थ्रू जाएगा? 356 के थ्रू। तो इसीलिए 356 और 365 देखो ये हैं भी एक दूसरे से मिलते जुलते, 356 और 365, तो ये दोनों को एक साथ ही हम पढ़ते हैं इसीलिए। अब है संविधान में संशोधन, आर्टिकल 368। देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, जो हमारे संविधान के निर्माता थे, वो ये चाहते थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा प्रासंगिक बना रहे और समय के साथ इसमें नवाचार होते रहें, ताकि ये किसी भी समय खत्म ना हो, हमेशा के लिए बना रहे। और शायद यही वजह है कि आज तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रासंगिक है, वो बना हुआ है, हम उसी के अकॉर्डिंग रहते हैं हमारे देश में, और सर्वोच्चता भी हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन की है। तो देखिए यदि उसमें संशोधन नहीं हो सकता था, यदि ऐसा कोई आर्टिकल प्रावधान ना किया जाता, तो सोचिए हमारा संविधान आउटडेटेड हो जाता। उसमें अगर नवाचार नहीं हो पाता, उसमें नई चीज़ों को ऐड ना किया जाता और समय समय पे जिन कानूनों की नियम की आवश्यकता थी वो नहीं जोड़े जाते, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई काम का नहीं रह जाता। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जैसा प्रावधान होना चाहिए। तो आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को दी गई है और इसकी प्रक्रिया दी गई है आर्टिकल 368 में। देखिए इंदिरा गांधी और सुप्रीम कोर्ट में जो आपस में विवाद चला था, वो एक बड़ा कारण संविधान का संशोधन भी था, क्योंकि इंदिरा गांधी चाहती थी वो जैसा मन चाहे उनका वैसा अमेंडमेंट कर दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उन्हें रोका। और सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा वर्डिक्ट है 1973 का केशवानंद वाला मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेसिक स्ट्रक्चर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल ढांचा है वो नहीं बिगड़ना चाहिए, फिर चाहे आप कोई भी संशोधन करो। यानी संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन उससे कॉन्स्टिट्यूशन के मूल ढांचे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो 368 में बिल्कुल संसद को ये पावर दी गई है, लेकिन संसद की ये पावर ऐसा नहीं है कि बिना किसी बाउंडेशन के है, संसद जो चाहे वो कर सकती है। संसद पे भी कुछ नियम कानून, यानी कहीं ना कहीं कोई अवरोध संसद के लिए भी है, लेकिन हमें याद रखना है 368 बात करता है संसद की शक्ति और प्रक्रिया की, जिसके थ्रू संसद कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। अब देखिए इस आर्टिकल को क्योंकि निष्प्रभावी किया गया है, तो ये जरूरी है कि आर्टिकल 370 में क्या था, जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। देखिए लिखते समय ही अस्थायी, इसे टेम्परेरी वर्ड दिया गया था, जब लिखा गया था तब भी टेम्परेरी, तो जब था ही टेम्परेरी तो परमानेंट हो ही कैसे सकता था। तो देखिए इसलिए ये क्वेश्चन के रूप में सीधा आर्टिकल पूछा जा सकता है। जम्मू कश्मीर में वर्तमान से पहले क्या होता था कि रक्षा का मामला, संचार का मामला और विदेश मामले, इनके अलावा कोई भी नियम कानून जो हमारी केंद्र सरकार बनाती थी सभी राज्यों के लिए, वो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होते थे। और ये एक बहुत बड़ी विडंबना ही थी कि भारत का अंग होते हुए भी जम्मू कश्मीर पे हमारे नियम कानून जो हमारी संसद बनाती थी वो लागू नहीं होते थे। तो इसीलिए देखिए 370 का खत्म होना तो एक काफ़ी बेहतर रिजल्ट देने वाला है हमें। तो जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध किया गया था आर्टिकल 370 के तहत। अच्छा, वो वाला जो अमेंडमेंट है
वो हम डेफिनेटली बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्यों किया गया था और कैसे अब वो प्रभावी हुआ है जम्मू कश्मीर पे। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने तक की जो बात है वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 393, ये हम पहुंच गए हैं भाग 22 में। वैसे तो भाग 22 से बहुत रेयर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि भाग 1 और भाग 22 यानी सबसे पहला भाग और अंतिम भाग हमें पता होने ही चाहिए, तो इसीलिए भाग 22 में 3 अनुच्छेद दिए गए हैं, तीनों को ही हम पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 393 बात करता है शॉर्ट टाइटल, संक्षिप्त नाम किसका? इस संविधान का संक्षिप्त नाम है भारत का संविधान। भारत का संविधान संक्षिप्त नाम है, तो भाई बड़ा नाम क्या होना चाहिए था? देखिए आर्टिकल 394, आर्टिकल 394 बात करता है प्रारंभ की। किसके प्रारंभ की? कि भाई ये जो संविधान लागू हुआ है, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 60, 324, इसके अलावा 366, 367, 379, 380 और 388, 391, 392 और 393, इतने अनुच्छेद जो हैं वो तुरंत रूप से प्रभावी होते हैं, ऐसा लिखा गया था 394 में। और जो बाकी के अनुच्छेद हैं, बाकी के जो आर्टिकल्स हैं, वो संविधान के लागू होने पे प्रवर्त होंगे, ये बात लिखी गई थी 394 में। देखिए इन तीनों ही अनुच्छेद की जो प्रासंगिकता या इनकी जो आवश्यकता थी वो उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उसी समय तक थी, तो इसीलिए शायद यहाँ से वर्तमान में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन क्योंकि ये लास्ट भाग है, अंतिम अनुच्छेद हैं, तो हमें पता होने ही चाहिए। आर्टिकल 395 रिपील करता है, किसे रिपील करता है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और भारत सरकार अधिनियम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन दोनों को रिपील करता है। यानी 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो था, उनको निरसन, उनके जो प्रावधान थे उनको खत्म करता है, निरसन करता है, रिपील करता है, क्योंकि अब हमारा संविधान बन गया था, लागू होने वाला है, तो इसलिए उनको क्या किया जाता है? रिपील किया जाता है। और प्रीवी पर्स बना रहेगा, ऐसा लिखा गया था कि 1949 का जो प्रीवी पर्स है, प्रीवी काउंसिल है, वो बनी रहेगी, क्योंकि प्रीवी पर्स को ख़त्म इंदिरा गांधी ने किया था। वो हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में पढ़ने वाले हैं कि उनके जो बहुत बेहतर जो काम थे, बहुत सशक्त जो उनके कदम थे इंदिरा गांधी के द्वारा जो उठाए गए थे, उनमें एक था प्रीवी पर्स को ख़त्म कर देना। चलिए, तो ये हमारे हो गए हैं आर्टिकल कंप्लीट 395 तक। हमने हर भाग से कोशिश की है कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद को उठा लें और उसे पढ़ लें, समझ लें, जान लें। आई होप ये क्लास आपको रिवीजन करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। जैसे ही एग्ज़ाम हो उससे 2 या 3 दिन पहले आप इन सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को रिकॉल कर सकते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको बहुत पसंद भी आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।